हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की करंट अफेयर की सीरीज में आज हम पॉलिटी से संबंधित करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा, और इसमें हम अपने बचे हुए करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे पॉलिटी से संबंधित पिछले एक साल के। और फिर हमारा कल एक पार्ट 3 आएगा जिसमें हम बाकी बचे हुए करंट अफेयर्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम आपको एक रिवीजन लेक्चर पॉलिटी करंट अफेयर्स का प्रोवाइड कर देंगे, और साथ ही साथ आपको कल से हम इकोनॉमी के एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे। और टाइम अगर बचेगा हमारे पास तो हम आपको इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करने की पिछले एक साल की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर फोकस करेंगे आपके इकोनॉमी पर, इकोनॉमी से के एमसीक्यूज पर, ताकि आपको डायरेक्टली आप जो कॉन्सेप्चुअल आपकी नॉलेज है वो बिल्डअप हो जाए। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे जाएंगे वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको जीएनपी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है आपका वितरण सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है, आपका विचलन से, मानक विचलन, डिस्पर्शन, स्टेटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर होगा हम आपको कुछ परिभाषाएं भी कवर कराने की कोशिश करेंगे। और ये लेक्चर सीरीज हमारी 3 से 4 तारीख तक चलेगी। आपको एग्जाम से एक दिन पहले तक हम आपको पूरा कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की करंट अफेयर से। पहली हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग किससे संबंधित है? ये आपका राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गायों के महत्व के बारे में लोगों में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें गौजातीय प्रजातियों के बारे में संवेदनशील और शिक्षित करना है। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग किसने शुरू की है ये परीक्षा? कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा किसके द्वारा शुरू की गई है? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? गायों के महत्व के बारे में लोगों में जिज्ञासा पैदा करना, यानी कि क्यूरियोसिटी पैदा करना, और गौजातीय प्रजातियों के बारे में संवेदनशील और शिक्षित करना। ये कामधेनु आयोग गायों की सुरक्षा के लिए स्थापित पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, आपको मिनिस्ट्री भी पता होना चाहिए। ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड डेयरी डेवलपमेंट। इसका गठन आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर पशुपालन को व्यवस्थित करने और नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाने और गायों और बछड़ों के और अन्य दुधारू और मसौदा मवेशियों के वध पर रोक लगाने के लिए किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि गोवंश प्रजातियों के पशुओं की बहुत ज्यादा उनको हत्या की जाती थी, तो उसी को रोकने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। देश में मवेशियों की 50 अच्छी तरह से परिभाषित नस्लें हैं और भैंसों की 17 नस्लें हैं। तो ये कुछ इसके बारे में डेटा दिया हुआ है। ये नीतियों को तैयार करने और मवेशियों से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त स्थायी निकाय है, ताकि छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं और युवा उद्यमियों के लिए आजीविका सृजन पर अधिक जोर दिया जा सके। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है, यानी कि आपको पता होगा ये भी राष्ट्रीय आपका नेशनल गोकुल मिशन, ये भी आपको पूरा पता होना चाहिए। नेशनल गोकुल मिशन हमने अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज में पहले कवर कराया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ये किसका अंग है। आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का अंग है। आपको मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किससे संबंधित मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, और इसने परीक्षा किसने शुरू की है? कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसका उद्देश्य, जैसे कि हमने देखा, स्वदेशी गौजातीय नस्लों का विकास और संरक्षण, गौजातीय आबादी का आनुवांशिक उन्नयन और दुग्ध उत्पादन और गायों की उत्पादकता को बढ़ाना, जिससे दूध उत्पादन किसानों के लिए अधिक लाभकारी हो। और ये फार्मर्स डबलिंग फार्मर्स इनकम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको पता होगा 2022 में फार्मरों की इनकम को डबल करने का लक्ष्य रखा गया था। 2016 में स्कीम शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य था 2022 तक फार्मर्स इनकम को डबल करना। तो अभी कितनी डबल हुई है ये वो अलग डिबेट का विषय है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ करंट अफेयर देखेंगे। फिर है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, इसने डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पर 65 मंत्रालय और विभागों में तीसरा स्थान दिया गया है। यानी कि फर्टिलाइजर्स डिपार्टमेंट को इसमें तीसरा स्थान दिया गया है। किसके द्वारा? डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा संचालित नीति आयोग केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन पर विभिन्न मंत्रालयों और प्रदर्शन का आकलन करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं से सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देना, वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन ढांचे में सुधार करना। इसके 6 प्रमुख विषय हैं। डेटा जनरेशन के आधार पर आधार सामग्री की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता और केस स्टडीज। मंत्रालय और विभागों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, सामरिक, स्ट्रेटेजिक,
बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक। अगली न्यूज हमारी चुनाव चिन्ह, इलेक्शन सिंबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। अब चुनाव चिन्ह किस तरह आवंटित किए जाते हैं। देखिए चुनाव चिन्ह होता क्या है पहले देख लेते हैं। यह राजनीतिक दल को आवंटित एक मानकीकृत प्रतीक है यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल है। चुनाव चिन्ह की आवश्यकता यह कई गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को एक दूसरे से अलग करने में मदद करता है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए नेशनल लेवल की पार्टियां कौन सी होती हैं, स्टेट लेवल की पार्टियां कौन सी होती हैं और गैर मान्यता प्राप्त यानी कि नॉन रिकॉग्नाइज्ड या नॉन रजिस्टर्ड पार्टियां कौन सी होती हैं। इन सभी पार्टियों का कैटेगरी अलग अलग होती है। आपको स्पेशली स्टेट पार्टी और नेशनल लेवल की पार्टी का फर्क पता होना चाहिए। ये भी, और नेशनल लेवल में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल में कितनी नेशनल लेवल की पार्टियां मौजूद हैं भारत में। स्पेशली 7 नेशनल पार्टियां, स्पेशली नहीं बल्कि 7 ही टोटल नेशनल लेवल की पार्टी मौजूद है। एक नेशनल लेवल पार्टी बनने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना होती हैं यानी कि उसकी योग्यताएं क्या हैं कि उनको कितने % वोट चाहिए होता है, कितने उनके मिनिमम सांसद जीतना चाहिए इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, या फिर कितनी स्टेट्स में उनका कितना वोट मिलना चाहिए या कितने मिनिमम कितने स्टेट से उनका कम से कम एक सांसद आना चाहिए। तो ये आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए क्योंकि यहां से एक बार क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। मतदाताओं को उनकी पसंद की पार्टी की पहचान करने में मदद करता है। अब देखिए चुनाव चिन्ह दिया क्यों जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ की भारत की ज्यादातर जो जनसंख्या है वो रूरल जनसंख्या है यानी कि आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने की वजह से या फिर उनकी लिटरेसी रेट कम होने की वजह से, उनको साक्षर नहीं होने की वजह से उनको पार्टियों को क्या आवंटित किए जाते हैं, चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। चिन्ह से ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कांग्रेस पार्टी है या समाजवादी पार्टी है, अब किसी को कांग्रेस लिखना पढ़ना नहीं आता है या समाजवादी पढ़ना नहीं आता है तो वो पंजे का निशान देख लेगा। अब वो पंजे के निशान वाला बटन दबा देगा या साइकिल के निशान वाला बटन दबा देगा। तो इसीलिए चुनाव चिन्ह को आवंटित किया जाता है भारत की असाक्षर यानी कि इलिटरेट जो हमारी जनसंख्या है उसको ध्यान में रखते हुए। अब चुनाव चिन्ह के प्रकार क्या हैं। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन संशोधन आदेश 2017 के अनुसार पार्टी के चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन संशोधन आदेश 2017 आरक्षित। अब इसमें 2 तरह के चुनाव चिन्ह होते हैं। एक तो होते हैं आरक्षित। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाते हैं, अगर आप मान लीजिए कोई XYZ के नाम से एक पार्टी का राजनीतिक पार्टी का गठन कर लेते हैं और आप जाकर इलेक्शन कमीशन में अपना प्रपोजल रखेंगे। अब इलेक्शन कमीशन आपसे डिमांड करेगा कि आपने क्या चूज किया है, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा, उस लिस्ट में से आपको चुनाव चिन्ह चूज करना होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे चुनाव चिन्ह पंजा दे दो, ये वाला पंजा दे दो या कमल का निशान दे दो, फूल, तो ये रजिस्टर्ड पार्टियों के निशान हैं, ये आपको किसी भी हालत में नहीं दिए जा सकते। अब आपको अलग जो अनरजिस्टर्ड पार्टीज हैं उनका चुनाव चिन्ह में से चूज करना होगा। तो पहली है आरक्षित। 2 कैटेगरी होती है, आरक्षित और अनरिजर्व्ड यानी कि स्वतंत्र जो फ्री होती हैं। देश भर में 8 राष्ट्रीय दल यानी कि 8 राष्ट्रीय दल हैं। हमने पिछली स्लाइड में 7 बताया था, सॉरी फॉर दिस। 8 राष्ट्रीय दल हैं और 64 राज्य दलों के पास आरक्षित चिन्ह है यानी कि टोटल 64 स्टेट लेवल पार्टीज हैं और 8 नेशनल लेवल की पार्टीज हैं। चुनाव आयोग के पास लगभग 200 स्वतंत्र प्रतीकों का एक पूल भी है जो चुनावों से पहले आने वाले हजारों गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों को आवंटित किया जाता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कैसे आवंटित किए जाते हैं। देखिए चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था, ये संशोधन आदेश 2017 था। लेकिन ये नियम कौन सा है, अधिनियम कौन सा है, ये चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 और इसको 2017 में संशोधित किया गया है। एक पार्टी उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव आयोग की स्वतंत्र प्रतीकों की सूची में से 3 प्रतीकों की एक सूची प्रदान करनी होगी। इनमें से पार्टी उम्मीदवारों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस पर आधार पर एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। जब कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विभाजित हो जाता है तो चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए जैसे कि आपको पता होगा पिछले राज्यसभा यूपी इलेक्शन चुनाव में क्या हुआ था कि समाजवादी से उनके जो आपके मुलायम सिंह के भाई हैं शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह से समाजवादी पार्टी से अलग अपना राजनीतिक पार्टी बना ली थी। तो उसमें क्या किया जाता है, जो अब अलग टूटकर नई पार्टी बनी है उसमें उस पार्टी को ही अलग चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाएगा, ना कि वही चुनाव चिन्ह जो ऑलरेडी जो एकीकृत होने के समय उनको प्रदान था। जैसे कि आप देखेंगे बंगाल में ममता बनर्जी पहले किसी समय में कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत होती थी, लेकिन उन्होंने सीपीआई का गठन कर लिया तो इस वजह से अब उनकी पार्टी अलग हो गई। शायद सीपीआई ही है उनकी पार्टी,
तो अब इसमें देख सब जब समाजवादी पार्टी का विभाजन हुआ, जैसे कि हमने आपको बताया, तो चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव गुट को साइकिल आवंटित की, यानी कि जो शिवपाल सिंह यादव का था उनको गुट को दूसरा चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया है। अगली न्यूज है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पॉलिटी से, जिला विकास परिषद, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। अब हाल ही में जम्मू कश्मीर, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो उसमें पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन किया गया और जिला विकास परिषदों यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की सुविधा प्रदान की गई। अब आपको ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट आपका पंचायती राज वाला जो चैप्टर है उसमें डीडीसी के बारे में बताया गया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के बारे में बताया गया है डिटेल में। अगर आप में से किसी ने पॉलिटी नहीं पढ़ी है या पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप स्पेशली 6th एडिशन पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यू चैप्टर है, जो जैसे कि जम्मू कश्मीर से संबंधित नया चैप्टर है, आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से संबंधित नया चैप्टर है, और भी कई तरह के चैप्टर्स न्यू इंक्लूड हैं, जैसे कि आपका लोकपाल से संबंधित। तो अब ये प्रणाली सभी जिलों में जिला योजना और विकास बोर्डों को प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित करती है, जिला योजनाओं और पूंजीगत व्यय को तैयार और अनुमोदित करती है। डीडीसी जम्मू कश्मीर में शासन की एक नई इकाई के रूप में कार्य करेगी। डीडीसी की संरचना, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि डीडीसी में प्रत्येक जिले में निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, यह आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक जिले के निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी कि इसमें जो भी जीत के आएंगे कैंडिडेट वही इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उनकी संख्या जिले के भीतर सभी ब्लॉक विकास परिषदों के विधानसभा अध्यक्षों के साथ साथ अपने ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रति जिले में 14 निर्वाचित सदस्यों पर निर्दिष्ट की गई है। अब संदर्भ की अवधि क्या है? डीडीसी का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। चुनावी प्रक्रिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की अनुमति देगी। जिले के ऊपर अपर जिला विकास आयुक्त या अपर उपायुक्त, यानी कि आपका डेप्यूटी मजिस्ट्रेट कमिश्नर, जिला विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। परिषद, जैसा कि अधिनियम में बताया जाएगा, प्रत्येक तिमाही में, यानी कि हर 3 महीने में, एक वर्ष में कम से कम 4, यानी कि 12 महीने में कितनी हो जाएंगी? 4 बैठकें आयोजित करेगी। मिनिमम 4 मीटिंग्स होंगी इसकी, हर 3 महीने में कम से कम 1 मीटिंग करना इसके लिए अनिवार्य होगा। डीडीसी के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? केंद्र शासित प्रदेश में मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाएंगे। अब आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक तो यह पता होना चाहिए इसका कार्यकाल कितना है, दूसरा इसमें मेंबर्स कितने होंगे, तीसरा इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इसकी बैठकें कितने समय में आयोजित की जाएंगी। यही इन्हीं पॉइंट से यूपीएससी क्वेश्चन पुट अप करती है। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको हर हालत में रटे हुए होना चाहिए, एक एक फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड का। अगली न्यूज है हमारी, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। प्रधानमंत्री ने सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अभी किसके द्वारा आयोजित की गई? सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा किया जाता है। उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने और भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना। इसका विषय क्या है? सतर्क भारत, समृद्ध भारत, ये इसका विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विषय। यह भारत के में प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है जो कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अब देखिए, अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के ही अंतर्गत जब आप यूपीएससी से सेलेक्ट होकर ईओ ऑफिसर बनेंगे तो आप भी मिनिस्ट्री, पहले आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ही करेगी। ये डीएसपीई अधिनियम 1946 के प्रावधानों द्वारा शासित है। अगली न्यूज है हमारी, संसद की संयुक्त समिति, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, बहुत ज्यादा चर्चा में थी राफेल मुद्दे को लेकर, और अभी हाल ही में हुआ मुद्दा जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका आया था हाल ही में, जो हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दा था आपका पेगासस का जो जासूसी से रिलेटेड मुद्दा था, उसको लेकर भी ज्वाइंट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्स बहुत ज्यादा चर्चा में थी। अब डेटा प्रोटेक्शन बिल पर संसद की संयुक्त समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की यूएस आधारित मूल कंपनी ट्विटर से हलफनामा मांगा। असल में इसकी बैकग्राउंड ये है कि अभी ट्विटर ने क्या किया था पिछले दिनों, कि ट्विटर ने जो हमारा लद्दाख का रीजन है वो चाइना के मैप में दर्शाया था, इसी की वजह से ये कंट्रोवर्सी का इशू बन गया। अब ये क्या है? ये संयुक्त संसदीय समिति ने का गठन संसद के समक्ष प्रस्तुत किसी विशेष विधेयक की जांच के लिए या किसी सरकारी गतिविधि में वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच के उद्देश्य से किया जाता है। जेपीसी एक तदर्थ निकाय है, यानी कि एडहॉक ये बॉडी है। इसका मतलब ये है कि ये परमानेंट बॉडी नहीं है, ये एक निश्चित अवधि के लिए स्थापित किया जाता है इसका, यानी कि किसी विशेष मुद्दे के लिए इसका
इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, और वो जब विशेष मुद्दे का निपटारा हो जाता है तो ये डिसॉल्व कर दी जाती है, ये एडहॉक कमेटी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। जैसे कि राफेल मुद्दा, अगर राफेल मुद्दे का जब निपटारा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ही इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। हालांकि राफेल मुद्दे पर ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाई गई है, हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसकी एक निश्चित अवधि के लिए इसको स्थापित किया जाता है और इसीलिए इसको एडहॉक कहा जाता है। एडहॉक टाइप की कमेटी है, यानी कि आपकी तदर्थ। इसका उद्देश्य एक विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करना है। आगे है इसमें इसकी संरचना कैसी होती है। जेपीसी की स्थापना के लिए सदन में पहले एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और दूसरा सदन द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। यानी कि अगर इसको पहले राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा इसका प्रस्ताव लाएगा और फिर लोकसभा से भी इसको पारित किया जाएगा, और अगर लोकसभा में इसका प्रस्ताव आया है तो लोकसभा से इसका प्रस्ताव पारित होगा, फिर इसको राज्यसभा भेजा जाएगा और राज्यसभा से इसका समर्थन इसको दिया जाएगा। फिर समिति के सदस्य संसद द्वारा तय किए जाते हैं। सदस्यों की संख्या अलग अलग हो सकती है। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के सदस्यों की संख्या दुगनी होती है। शक्तियां और कार्य, यानी कि इनकी पावर्स एंड वर्क। एक जेपीसी मौखिक या लिखित रूप में साक्ष्य एकत्रित करने या मामले के संबंध में दस्तावेजों की मांग करने के लिए अधिकृत है। यानी कि वो ओरल फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में किसी से मांग कर सकती है, कोई भी प्रूफ या कोई भी एविडेंस सामने प्रस्तुत करने के लिए डिमांड कर सकती है। और जनहित मामलों को छोड़कर समिति की कार्यवाही और निष्कर्ष गोपनीय है। यानी कि कोई मामला ऐसा है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, उस ऐसे मामले को छोड़कर, जैसे कि आपका मामला था पेगासस का मामला, ऐसे मुद्दों को छोड़कर ये इसके जितने भी कार्यवाही होती है और निष्कर्ष होते हैं वो गोपनीय होते हैं, यानी कि प्राइवेट होते हैं। उनका पब्लिक में उनको ऑफिशियली तौर पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है या सूचित नहीं किया जाता है। सरकार किसी दस्तावेज को रोकने का निर्णय ले सकती है यदि इसे राज्य की सुरक्षा या हित के लिए प्रतिकूल माना जाता है। साक्ष्य मांगने पर विवाद के मामले में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। यानी कि जो भी जेपीसी कमेटी का अध्यक्ष होगा वो उसका निर्णय इसमें अंतिम होगा, फाइनल डिसीजन होगा। समिति इच्छुक पक्षों की जांच के लिए आमंत्रित कर सकती है और लोगों को अपने समक्ष पेश होने के लिए बुला सकती है। संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद समिति भंग हो जाती है। अगला है इसमें अगली न्यूज है हमारी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी काउंसिल, आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद की 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति, यानी कि आपको यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन है, टीएस त्रिमूर्ति। और अब इसमें जो अध्यक्षता करेगा भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसकी 3 निकायों की, यानी कि 3 बॉडीज हैं, 3 बॉडीज, उन 3 बॉडीज की अध्यक्षता करेगा। वो 3 बॉडीज कौन सी हैं, ये 3 पैनल कौन से हैं, आतंकवाद विरोधी समिति 2022 तक इसका अध्यक्षता करेगा, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति, इन तीनों ही समितियों की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। भारत 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। इस समिति की अध्यक्षता के लिए एक विशेष प्रतिध्वनि है, यानी कि एक समान स्वर से इसको पारित किया गया है। भारत जो न केवल आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद से लड़ने में सबसे आगे रहा है। जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से हम ग्रस्त हैं, इंडिया ग्रस्त है, तो इसको भी लड़ने में भारत सबसे आगे रहा है और इसका शिकार भी रहा है। अफगानिस्तान की शांति, सुरक्षा, विकास और प्रगति के लिए अपने मजबूत हितों और प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए तालिबान प्रतिबंध समिति हमेशा भारत के लिए एक उच्च प्राथमिकता रही है। भारत लीबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता पर एक महत्वपूर्ण समय पर करेगा जब लीबिया और शांति प्रतिक्रिया पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित होगा। अगली न्यूज है हमारी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कमीशन, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसने भुगतान ऐप जो है गूगल पे ने जो अपने ऐप को बढ़ावा देने के लिए कुछ गतिविधियां की हैं, एक्टिविटीज, उन गतिविधियों को इलीगल मानते हुए इसके खिलाफ जांच शुरू की है। अब ये क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक नहीं है, वैधानिक निकाय है। वैधानिक और संवैधानिक में दोनों में डिफरेंस होता है। वैधानिक होता है स्टैच्यूरी, जिसको एक लॉ के द्वारा फॉर्म किया जाता है, और संवैधानिक होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में ऐड किया जाता है। अब ये पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने और प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि आपका ये जो जिम्मेदारी है, इसको वो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकना इसकी जिम्मेदारी है। और इसको किस अधिनियम के तहत बनाया गया है, कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है, 2002 के तहत। इसकी संरचना क्या है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्य इसमें शामिल होते हैं।
उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करना, भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। आयोग के कार्य क्या है? प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करना, भारत के बाजारों में व्यापारों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आयोग का कर्तव्य है। आयोग को किसी भी कानून के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त संदर्भ पर प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर राय देने और प्रतिस्पर्धा की वकालत करने, जन जागरूकता पैदा करने, प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता होती है। अब इसको प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत बनाया गया है। ये आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानूनों के दर्शन का अनुसरण करता है। अधिनियम प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों, उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है। ये संयोजनों, अधिग्रहण, नियंत्रण का अधिग्रहण और विलय और अधिग्रहण को नियंत्रित करता है और भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनती है या होने की संभावना है तो इसको नियंत्रित करता है। देखिए, अधिग्रहण यानी कि अगर दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है तो उस मर्जर को भी ध्यान में रखता है कि उस मर्जर का कंपटीशन पर तो किसी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का हुआ है तो इस जो इंटीग्रेशन हुआ है इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह के मुद्दों पर भी ये ध्यान केंद्रित करता है। अगली न्यूज़ है हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस बार, आप इसको इकोनॉमिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। भारत के महापंजीयक के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की अनुसूची या प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये जनसंख्या रजिस्टर के बारे में बताया गया है। अब हमारे लिए जो मेन न्यूज़ है वो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है। अब ये क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। इसमें भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों शामिल हैं। देखिए, ये जनसंख्या रजिस्टर है, ये इसमें भारतीय नागरिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यही मैं आपको बता रहा था शुरू में कि आपको यूपीएससी जो की पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स पर ही आपको धोखा देने की कोशिश करती है। स्टेटमेंट में क्या दिया होगा कि इसमें केवल भारतीय नागरिक ही शामिल हैं, केवल आ जाएगा या क्या उसमें कहा जाएगा इसमें भारतीय नागरिक ही शामिल हैं। इस तरह से स्टेटमेंट देकर आपको एकदम कंफ्यूज कर देगी और आप सोचेंगे कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, नेशनल है हमारा, तो हमारा जाहिर सी बात है भारतीय ही होंगे। तो ऐसा नहीं है, इसमें विदेशी नागरिक दोनों, भारतीय नागरिक दोनों शामिल हैं। अब कालक्रम क्या है इसका, टाइमलाइन। एनपीआर को सबसे पहले 2010 में एकत्रित किया गया था, यानी कि इसका डेटा 2010 में कलेक्शन किया गया था, फिर 2015 में इसे अपडेट किया गया। अब इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता, नागरिकों के अधिक पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उपजिला, जिला और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण करना अनिवार्य है। देखिए, आपसे ये भी कहा जा सकता है स्टेटमेंट में कि स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक नहीं है, ये अनिवार्य पंजीकरण है इसमें कराना हर नागरिक के लिए। इसका उद्देश्य देश में प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना। एक सामान्य निवासी कौन है? सामान्य निवासी को एनपीआर के उद्देश्यों के लिए परिभाषित किया गया है। पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में जो रहता हो, या व्यक्ति जो अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में रहने का इरादा रखता है। देखिए, सामान्य निवासी की परिभाषा कौन सी है? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अनुसार भारत में सामान्य निवासी की परिभाषा के अंतर्गत कौन आता है? तो आपको दिया जाएगा कि पिछले 12 महीने से निवास करने वाला व्यक्ति, या अगले 12 महीने में निवास करने का इरादा रखने वाला व्यक्ति, या पिछले 4 महीने में, या पिछले 3 महीने में, या पिछले 180 दिन में निवास करने की। आपको 6 महीने की जगह 180 दिन भी दिया जा सकता है। तो वही एक ही बात है वो कि पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से जो भारत में की टेरिटरी में रह रहा हो, या अगर उसको इतना समय नहीं हुआ है तो फिर भी उसके बावजूद भी उसको निवासी माना जा सकता है। लेकिन अगर वो ये इस बात का शपथ प्रमाण पत्र दे कि वो अगले 180 दिन तक भारत में रहने की इच्छा रखता है, कम से कम 180 दिन तक, तो उसको एक सामान्य निवासी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इस बार मार्क कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। परिसीमन आयोग, डीलिमिटेशन कमीशन। क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन बहुत ज्यादा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार डीलिमिटेशन जो करा रही है, परिसीमन करा रही है। ये एक गैर सरकारी संस्थान प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन ने अगले परिसीमन अभ्यास के लिए सुझाव दिए हैं। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी देश में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमा तय करने की का कार्य या प्रक्रिया। क्या मतलब है डिलिमिटेशन का, परिसीमन का? परिसीमन का मतलब यह है कि किसी एक देश की टेरिटरी में जो भी उसकी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन का निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में उस जनसंख्या का परिवर्तन तय करना या तय करने की प्रक्रिया।
परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कमीशन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। आपको दिया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे 100%, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपको ये लग सकता है कि परिसीमन आयोग का गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से ये काम करता है, यानी कि कॉपरेशन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंट डिलिमिटेशन कमीशन को राष्ट्रपति के द्वारा। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त, यानी कि जिस राज्य का डिलिमिटेशन हो रहा है उस राज्य के स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपके हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका कार्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग समान बनाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना जहां उनकी आबादी अपेक्षाकृत अधिक है। 1952, 62, 72, 2002, आप बिल्कुल डिफरेंस याद रख सकते हैं। लगातार ये 3 बार 10-10 साल के अंतराल से बनाया गया है। 1952 में, फिर 10 साल बाद 1962 में, फिर 10 साल बाद 1972 में, और उसके बाद 30 साल बाद और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, आयोगों का गठन किया गया है। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है, हाईएस्ट पावर बॉडी है, जिसके आदेशों में कानूनी शक्ति होती है, यानी कि उसको लीगल पावर प्राप्त है और किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इसकी डिलिमिटेशन वाले निर्णय को, डिलिमिटेशन के निर्णय को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप सोचेंगे कि संवैधानिक अधिकार है, संविधान की ये बेसिक संरचना का हिस्सा है कि रिव्यू करना, किसी भी कार्य को रिव्यू करना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह संविधान का मूल संरचना का हिस्सा है। लेकिन यह डिलिमिटेशन इसके बाहर है। डिलिमिटेशन के फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान परिदृश्य क्या है? परिदृश्य करंट सिनेरियो क्या है इसमें? 2002 में संविधान में 84 में संशोधन ने 2026 के बाद पहली जनगणना तक लोकसभा और राज्यसभा विधान क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगा दी है। वर्तमान सीमाएं 2001 की जनगणना के आधार पर खींची गई थी। लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर रही है। यानी कि इसमें देखिए 2 अलग अलग फैक्ट हैं। वर्तमान जो सीमाएं बनाई गई हैं वो 2001 की जनगणना के आधार पर बनाई गई हैं, यानी कि जितने भी एमपी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटी गई है, निर्वाचन क्षेत्र हो हमारा, चाहे वो स्टेट आपका सेंट्रल का निर्वाचन क्षेत्र हो, यानी कि एमपी का एक सांसदीय क्षेत्र या फिर एक एमएलए यानी कि विधायिका क्षेत्र, तो इसका जो डिलिमिटेशन किया गया है वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। लेकिन जो सीटों की संख्या है विधानसभा में, यानी कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर में और आपका पार्लियामेंट में, ये दोनों का जो विधानसभा में सीटों का और पार्लियामेंट में सीटों का जो तय किया गया है, सीटों का आधार जो है वो 1971 की जनगणना है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं वो 2001 की जनगणना के आधार पर बनाए गए हैं, लेकिन जो सीटों का आवंटन किया गया है पार्लियामेंट में और राज्य विधानसभाओं में, वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। पिछली जनगणना के अनुसार स्थिर होने से पहले की जनसंख्या 50 करोड़ थी, जो 50 वर्षों में बढ़कर 130 करोड़ हो गई, जिससे देश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भारी विषमता पैदा हो गई है। अगली न्यूज है हमारी, भारत का विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, हर साल चर्चा में रहता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने गृह और कानून मंत्रालयों से विधि आयोग में नियुक्तियों के में लगभग 3 साल की लंबी, यानी कि 3 साल से जो नियुक्तियां नहीं हुई हैं लॉ कमीशन में, इसी को लेकर न्यूज है, तो इसी के बारे में हम देखते हैं। स्थिति, भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर संविधिक निकाय है। पूरा क्वेश्चन लॉ कमीशन पर पहले भी यूपीएससी पूछ चुकी है। गैर संविधिक निकाय, नॉन स्टेचुरी बॉडी है, यानी कि ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, देखिए 3 तरह के निकाय होते हैं, अभी हमने पिछली स्लाइड में बताए थे आपको 2 निकायों के बारे में, एक तीसरा निकाय भी होता है। पहला होता है संवैधानिक, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाता है, यानी कि वो संवैधानिक निकाय होते हैं। दूसरे होते हैं स्टेचुरी काउंसिल्स या स्टेचुरी कमीशन, उनका वो कौन से होते हैं? जिनको एक लॉ के जरिए कोई लॉ पास किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उस लॉ के बाद उनको बनाया जाता है, गठित किया जाता है। और तीसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, डायरेक्ट जो सरकार होती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वो एक आदेश पारित करती है और आदेश के तहत किसी निश्चित समय के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ऑर्डर देती है, कोई आयोग बनाने के, कोई आयोग का गठन कर देती है। तो ये गैर संविधिक निकाय होती है, यानी कि गैर संविधिक यानी कि नॉन लीगल, नॉन स्टेचुरी निकाय है। पृष्ठभूमि, इस आयोग का गठन मूल रूप से 1955 में किया गया था और इसे हर 3 साल में फिर से गठित किया जाता है, यानी कि 1955 से
में हर साल 1955 में गठन हुआ था और हर 3 साल बाद इसका गठन किया जाता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यानी कि ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। इस तरह का पहला आयोग 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में चार्टर एक्ट 1833 के तहत गठित स्थापित किया गया था। ये था पहला आयोग। और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में, दोनों में डिफरेंस है। अभी आपने देखा पहले ऊपर कि 1955 में गठन किया गया है, लेकिन 1955 में पहला, स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में गठित किया गया है। और इसके तत्कालीन महान्यायवादी जो थे MC शीतलवाड़ा की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अगर पूरा भारत के संदर्भ में देखें इसका इतिहास, तो सबसे पहला गठन जो किया गया था लॉ कमीशन का वो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। आगे इसमें इसकी संरचना 22वें विधि आयोग में निम्न शामिल होंगे, यानी कि अब जो गठन किया जाएगा वो 22वां विधि आयोग का गठन किया जाएगा। इससे पहले 21 विधि आयोगों का, 21 लॉ कमीशन का गठन ऑलरेडी किया जा चुका है। जैसे कि हमने बताया हर 3 साल बाद इसका गठन किया जाता है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य, सचिव कानूनी कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में, और विधायी विभाग के सचिव, और 5 से अधिक अंशकालिक सदस्य। इससे 5 से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे। जनादेश मैंडेट क्या है? विधि आयोग केंद्र सरकार या स्वप्रेरणा से उसके संदर्भ में उसमें सुधार करने, नया कानून बनाने के लिए भारत में कानून में अनुसंधान और मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा। प्रक्रियाओं में देरी को समाप्त करने, मामलों के त्वरित निपटान, मुकदमेबाजी की लागत में कमी आदि के लिए न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करेगा। अब है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, एक लास्ट न्यूज हमारी, पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल्स। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने मेघालय के शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं बैठक की अध्यक्षता की। पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूपीएससी अगर भारतीय ज्योग्राफी के संदर्भ में देखें, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट के पोर्शन को बहुत ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि ये बहुत एकदम हाशिए पर रहने वाला एरिया है। उत्तर पूर्वी परिषद उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की एक नोडल एजेंसी है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के समेत 8 राज्य, यानी कि आपको यह भी पता होना चाहिए इसमें 8 स्टेट शामिल हैं। इसमें आगे है, इसका गठन 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। परिषद के गठन ने क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए समेकित और नियोजित प्रयास के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की। इसकी संरचना क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और MOS यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और DONER डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। पदेन उपाध्यक्ष कार्य करना, ये संतुलित और समन्वित विकास हासिल करने, और NEC के यानी कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल सदस्यों के बीच प्रभावी समन्वय की सुविधा के लिए एक शीर्ष स्तरीय सलाहकार निकाय है। और उत्तर पूर्वी परिषद का महत्व, ये कई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अलावा पूर्वोत्तर में आजीविका बढ़ाने के लिए काम करता है, जो दर्शाता है कि NEC की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। अगला एक लेक्चर हमारा पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स सारे कवर कर लेंगे। ये हम कल प्रोवाइड करेंगे, और इसके साथ ही हम कल आपको इकोनॉमी से रिलेटेड MCQs, बेहतरीन MCQs आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।